हेलो गाइस, दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम सी टेट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड 7th क्लास की हिस्ट्री बुक का 10th चैप्टर डिस्कस करेंगे, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। अब हम इसमें जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है हम बस वही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लिखित घटनाएं घटी। अब वो कौन कौन सी घटनाएं थी? एक तो कुछ नए राज्यों का गठन हुआ था, और दूसरी बात, जो मुगल साम्राज्य था उसकी सीमाएं बदल गईं। मतलब उसने कुछ और राज्यों को अपने शासन में सम्मिलित कर लिया था। तो इसे देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ब्रिटिश सत्ता का भी शासन रहा भारत पर, तो उन्होंने किस तरह से भारत के बड़े बड़े हिस्सों को हड़प लिया था। तो ये हम अब यहाँ एक मैप के थ्रू समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा, ये हम चित्र में समझ सकते हैं। ये जो डैश डैश करके जो दिया हुआ है, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमाएं हैं। अब इसके अंदर कुछ जो नए राजनीतिक संगठन थे, जैसे मराठा क्या था? एक अकेला राजपूत राज्य था मराठा, है ना। तो यहाँ पर जो मराठा थे, ये महाराणा प्रताप थे। इन्होंने उदयपुर और मेवाड़ के ये राजा बने थे। अब यहाँ देखते हैं हम कि सिख, जाट, अवध, बंगाल, मालवा, गुजरात और हैदराबाद। देखिए, जो हैदराबाद है, यहाँ के निजाम उल मुल्क आसफ जाह थे, उन्होंने हैदराबाद का निर्माण किया था। अच्छा, अब एक नई राजनीतिक स्थापना हुई थी राज्य की अवध। तीन राज्यों की स्थापना हुई थी। पहला था हैदराबाद, दूसरा अवध और तीसरा था बंगाल। तो हैदराबाद का भी हमने समझा कि हैदराबाद का निजाम उल मुल्क ने स्थापना की थी। अवध की स्थापना बुरहान उल मुल्क ने की थी, और बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी, जो यहाँ का सूबेदार बना था। ठीक है। और ये जो सिख थे, ये सिख राजनीतिक समुदाय था। हमने चैप्टर 8 में भी डिस्कस किया था सिखों के बारे में। सिख क्या था? एक राजनीतिक समुदाय था। और मराठा जो थे, ये मराठा राजपूत थे। महाराणा प्रताप थे, इन्होंने उदयपुर और मेवाड़ के राजा बने थे। मालवा जो क्षेत्र था, मालवा राजा जय सिंह, जो कि अंबर के राजा थे, वो मालवा के सूबेदार बने थे। और गुजरात के जो राजा अजीत सिंह थे, जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, वो गुजरात के सूबेदार बने थे। तो इस तरह से ये जो पिंक कलर में इस मैप में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नए राजनीतिक संगठन थे। तो हम इसे इसके बारे में डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलना शुरू हो गई थी। ठीक है। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1707 में, देखिए यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा आ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सन पूछा गया था 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। तो सीटेट के लिए हमें यहाँ से बस 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे लिए सीटेट के पर्पज से इम्पोर्टेंट होगा हम बस वही पढ़ेंगे, बाकी हम छोड़ते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। यहाँ देखिए, बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से, यह संधि है, यहाँ से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। अब हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि औरंगजेब के शासनकाल में जो सबसे लंबी लड़ाई चली थी वो कौन सी थी? वो दक्कन के क्षेत्र में लड़ी गई लड़ाई थी। और वो कब शुरू हुई थी? 1679 में स्टार्ट हो गई थी।
अब आगे चलते हैं। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल के साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। क्यों कठिन हो गया था? क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत दूर दूर तक विस्तार कर लिया था। और देखिए, सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व, सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्तियां मिल गई। तो क्या हुआ, जब साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ तो उन जो साम्राज्य थे, जो राज्य अपने साम्राज्य में मुगलों ने मिलाए थे, तो वहां पे सूबेदारों को रखना पड़ा। फिर सूबेदार क्या करते थे, वहां के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे नियंत्रण और सैन्य शक्तियों को अपने हाथ में ले लेते थे। तो अब हम आगे चलते हैं, जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं एक बार। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस तरह से किया है। इसमें जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गुमास्ता वर्ड, ठीक है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए थे। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। जो किसान होते थे वो 2 फसल उगाते थे, लेकिन दोनों में से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमास्ते इस तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि गुमास्ते कौन थे। तो गुमास्ते जो थे वो स्थानीय गुमास्ते थे, और वो व्यक्ति थे जो कि किसानों के हाथ की कठपुतली बन जाते थे। मीन्स वो जमींदार होते थे जो किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, राजनीतिक एवं आर्थिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था, 1739 में। इसके बाद आगे चलते हैं। और हाँ, देखिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था उसके आक्रमण के बाद ही दिल्ली का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। तो देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया है। अब देखिए वो क्या क्या सामान यहाँ से लेकर गए थे। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया। ये सब चीजें नादिर शाह लूट में ले गया था। अब देखिए, जो कभी मालिक थे वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। अब वहां की स्थिति दिल्ली की कितनी खराब हो गई थी नादिर शाह के आक्रमण के बाद, कि जो कभी मालिक थे वो अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, अब वो प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस तरह से जो दिल्ली की स्थिति थी वो बहुत अधिक खराब हो गई थी। यहाँ से देखिए, जो इम्पोर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वो अब बेघर हो गए थे। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे के ढेर में बदल गया था। जो नया शहर बसा था दिल्ली में उसका नाम क्या था, शाहजहानाबाद, और जो नादिर शाह के आक्रमण के बाद वो मिट्टी के ढेर में बदल गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, नए राज्यों का उदय। नए राज्य हमने अभी जब मैप डिस्कस किया था वहां बताया था कि कौन कौन से नए राज्यों का उदय हुआ था। तो देखते हैं, सबसे पहला राज्य था अवध राज्य। कौन सा राज्य था, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये 3 नए राज्यों का उदय हुआ था। वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे, काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। अब देखिए, ये 3 राज्य कौन कौन से थे हमें ये याद रखने हैं। सीटेट में इस तरह से पूछा जा सकता है कि 4 राज्यों के नाम दे देंगे, तो हमें याद रखना होगा कि कौन से 3 पूछे गए थे, कौन से 3 नए राजनीतिक राज्यों का गठन हुआ था। तो पहला था अवध, फिर बंगाल और तीसरा था हैदराबाद। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। जिन्होंने इनका निर्माण किया था, हमने अभी पढ़ा था कि अवध का निर्माण किसने किया था। अवध का सूबेदार था बुरहान उल मुल्क,
बंगाल के थे मुर्शीद कुली खान और हैदराबाद को निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने बसाया था। तो इन तीनों ने क्या किया था, मुगल बादशाहों से अपने संपर्क तो नहीं छोड़े थे और ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थे, उनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। अब देखो राजपूत शामिल कौन कौन से थे। तीसरी श्रेणी में मराठे, सिख और जाटों के राज्य आते थे। ये हमने पढ़ा था। जो मराठा राज्य था वो कौन सा था, महाराणा प्रताप जो थे वो उदयपुर और मेवाड़ के राजा थे। ये एक अकेला राजपूत राज्य था जिसने कि मुगल शासकों की गुलामी को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। और सिख और जाट ये भी नए राजनीतिक गठन में आते थे। इनके विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। यहाँ हमने तीन चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। एक तो ये था नए राज्यों का गठन था, दूसरा मराठों के बारे में, तीसरा सिख और जाटों के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। पुराने मुगल प्रांत, ये देखिए ये तीन ही हैं। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से तीन प्रमुख राज्य थे। यहाँ उत्तराधिकारी राज्य क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसने इन राज्यों में सूबेदार नियुक्त किए थे। सूबेदारों ने जो सैन्य शक्ति थी, आर्थिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। हाथ में लेने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इस तरह से ये उत्तराधिकारी राज्य बन गए। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक, देखिए ये नोट कर लीजिए, अगर आपके पास पेन या बुक है तो अंडरलाइन कर लो, अगर नहीं है तो आप कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। शहादत खान, इसने अवध का निर्माण किया था। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को बसाया था और आसफ जाह ने हैदराबाद को बसाया था। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था और मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा भी मिला हुआ था, जबकि शहादत खान की जात का दर्जा 6000 था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, हमें ये दर्जे वाली लाइन भी नोट करनी है कि आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान, इन दोनों को कितनी जात का दर्जा था, 7-7 हजार जात का दर्जा था और शहादत खान को 6000 जात का दर्जा था। यहाँ से भी एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें ये याद रखना है। अब देखिए हम हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। जो हैदराबाद राज्य था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत ही शक्तिशाली सदस्य था। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये किसके दरबार में था, फर्रुखसियर के दरबार में था और इसने अवध के सूबेदारी सौंपी गई थी इसे। बाद में उसे दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया था। तो इस तरह से हमारे जो सीटेट के पर्पज से हम पढ़ रहे हैं उसके लिए बस यही इम्पोर्टेंट है कि हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी और ये फर्रुखसियर के दरबार का एक शक्तिशाली सदस्य था। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसने जो है किस तरह से शासन सत्ता अपने हाथ में ली थी। इन्होंने सैन्य शक्ति और जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो सब अपने हाथ में ले ली थी। तो धीरे धीरे ये उसके खुद ही स्वतंत्र शासक बन गए थे। अब दूसरा देखते हैं हम अवध। अवध का है बुरहान उल मुल्क शहादत खान को। देखिए इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है कि इसने जो है किसने इसकी स्थापना की थी, तो बुरहान उल मुल्क शहादत खान, यह पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। इसने अवध का निर्माण किया था। इसे 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये वहां पर सूबेदार नियुक्त किया गया था और मुगल साम्राज्यों का विघटन होने पर जो राज्य बने उसमें ये राज्य महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। देखिए जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ था, विघटन मतलब होता है अलग अलग हो जाना, तो जो मुगल साम्राज्य थी उसकी जब सत्ता कम होने लगी थी धीरे धीरे, तो ये एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया था अवध। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। हमें ये भी याद रखना है, अवध कहाँ पे था, गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता है। ये हमारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इससे आगे चलते हैं।
ये देखिए, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ते हैं। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए किस तरह से किया था, कैसे किया था? इसने जो नियुक्त अधिकारी थे, अधिकारी जागीरदार कहा जाता था, उनकी संख्या में कटौती की थी। तो पहला रीजन तो यही था कि जागीरदारों की संख्या में कमी कर दी थी। दूसरा, रिक्त स्थान पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया था, ये दूसरा कारण था, अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया था। तीसरा देखो, धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच कराई गई थी, खाते और लेखों को चेक कराया गया था, तो ये तीसरा कारण था। सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया, कहाँ से कितना कर वसूल करना है इसका निर्धारण उसने स्वयं दोबारा से किया था, तो ये फोर्थ रीजन हो गया। उसके अनेक राजपूत जमींदारियों और रोहिलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से ये सभी कार्य बुरहान उल मुल्क ने किए और ऐसा करने के बाद अवध को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। तो ये सारे रीजन हैं, ये हमें याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं, बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। बंगाल पर किसने अपना, कौन सूबेदार थे? मुर्शीद कुली खान। ये बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार की प्रतिनियुक्त थे। जो प्रांत का, बंगाल प्रांत का जो सूबेदार था, वो सूबेदार ही थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और हैदराबाद तथा अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया और फिर धीरे धीरे बंगाल में मुगल प्रभाव को कम किया और अपने अधीन कर लिया। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये जो तीनों राज्य थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद, किस तरह से मुगलों से स्वतंत्र हुए और किस तरह से ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, राजनीतिक संगठन के रूप में उभरे। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे राजपूतों की वतन जागीरी। तो यहाँ से देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजपूतों ने, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजस्व स्वीकार किया था। ये देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि कई राजपूत शासक थे, इन्होंने मुगलों के शासन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत था, ये हमने इस मैप के समय डिस्कस किया था। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी और राणा प्रताप 1572 में उदयपुर और मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। ये कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। राणा के पास मुगल अधिराजस्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे थे। तो इनके पास जो है कई उनको भेजा गया था दूतों को कि ये भी मुगल साम्राज्य में अपना दोस्ती कर लें एक तरह से, लेकिन इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र ही रखा, उनकी अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो हमें याद रखना है कि मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को कभी भी स्वीकार नहीं किया, हमेशा उसे चुनौती दी। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि फ्रेंड्स, जो हमारे सीटेट के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, हम बस वही पढ़ रहे हैं। तो आप ये नहीं सोचना कि ये छोड़ दिया है, आप वीडियो को पॉज करके अगर और डिटेल में जाना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो हम बस वही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। अब हमने स्टार्टिंग में वो भी पढ़ा था राजा जय सिंह के बारे में। उन्होंने तो जोधपुर के राजा जय सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। तो हमें ये याद रखना है, मालवा की सूबेदारी किसे मिली थी? राजा जय सिंह को। ये एक नया राजनीतिक संगठन था और राजा अजीत सिंह को कहाँ की मिली थी? गुजरात की सूबेदारी मिली थी। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों को नवीकरण कर दिया था। तो हमें बस यही दोनों याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए। ये देखिए, जो सत्ता के केंद्र बने, कहाँ बनाए थे? पहाड़ियों की चोटी पर। राजपूत सरदारों ने व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर,
व्यापक केंद्र जल संग्रहण, ये देखिए ये चित्तौड़ का किला है, ये पानी के किनारे है, जल संग्रहण है, यहाँ पर ये तालाब बना हुआ है और ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। तो ये किसने बनवाए थे? राजपूत सरदारों ने बनवाए थे। अब हम इसमें आगे चलते हैं। ये देखिए ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पढ़ेंगे। अंबर के शासक, अंबेर के शासक सवाई जयसिंह, अंबेर के शासक कौन थे? सवाई जयसिंह थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। अब देखिए खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किसने किया था? अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने। तो ये हमें याद रखना है। और कहाँ कहाँ किया था वो स्थान भी याद रखने हैं। दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाओं, खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। और इन खगोलीय वेधशालाओं से क्या होता है? जो आकाश में पिंड होते हैं, सितारे, तारे जो होते हैं, उनके अध्ययन किया जाता है, उनके देख रेख करना, उनको देखना, उनके बारे में जानकारी करना, तो ये सब खगोलीय वेधशालाओं में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आज़ादी हासिल करना, सिखों के बारे में। तो सिख जो थे वो हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा था कि सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। यहाँ से देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो हमें याद रखने हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 1799 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात मुगल शासकों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। अब देखिए हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर कब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी? 1699 में, ठीक है। और इससे पहले खालसा पंथ की स्थापना से पहले मुगल शासकों से कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। ये हमें अलग अलग टॉपिक हैं तो इस तरह से याद रखने हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 में। बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 में। तो ये हमें याद रखना है। और बाबा गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर शासन को सार्वभौमिक बताया था। अब सिक्के किसने गढ़वाए थे? तो बंदा बहादुर ने। ये हमें याद रखना है, ठीक है। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बंदा बहादुर के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। 18वीं शताब्दियों में ये देखिए बंदा बहादुर के बारे में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों में, अब देखिए इस तरह से आ सकता है कि सिखों ने अपने आप को कैसे बांटा, तो यहाँ पे हमें क्या नोट करना है? सिख, ठीक है। सिख किस में बटे थे? जत्थों में। तो ये हमें जत्थे याद रखना है, सिख जत्थे में बटे। और जत्थे बाद में किस में बदले गए थे? मिसलों में। तो ये मिसलों में बदले गए थे, ठीक है। और बाद में मिसलों में संगठित किया गया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाई? दल खालसा कहलाई। तो ये इस तरह से ऑप्शन में पूछा आ चुका है, तो दल खालसा कहलाई, ठीक है। तो वो कौन कौन सी सेनाएं थी? जत्थे और मिसलों की संयुक्त सेनाएं थी। अब बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर ये कहाँ मिलते थे? अमृतसर में मिलता था, दल खालसा वहां पर मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिसे कि गुरुमत्ता कहा जाता था। जो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? गुरुमत्ता। और गुरुमत्ता का मतलब होता था गुरु का प्रस्ताव। सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, राखी व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? सिखों ने। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। अच्छा हाँ, जो राखी व्यवस्था थी इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया और शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। इस तरह से अपने जो समुदाय था उसको और प्रेरित किया था, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था।
अब यहाँ से देखते हैं 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्यों के उदय की शुरुआत हुई, जिसके अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। मीन्स इनके पिताजी का नाम शाहजी था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और अपनी माता अभिभावक कौन थे? इनके दादा कोंडदेव। उनके मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। ये देखिए, जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं। तो मालवा पठारों में अविवादित मुखिया बने थे। अविवादित मतलब किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया था, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्ति बना दिया था। इन्होंने जो है मुगलों का विरोध किया था, मुगलों की चुनौती को स्वीकार किया था, तो इससे ये एक बहुत ही फेमस बन गए थे। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला, अब देखिए गुरिल्ला युद्ध कला थी, ये युद्ध कला किसने स्थापित की थी? तो ये जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने स्थापित की थी, का प्रयोग करते हुए चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली से सहायता प्राप्त कर उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। तो हमें यहाँ याद रखना है, एक तो गुरिल्ला युद्ध कला इनसे संबंधित है, चौथ और सरदेश मुखी भी इनसे संबंधित है। अब हम आगे चलते हैं। चौथ क्या होती है? देखिए, चौथ जो इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये जो चौथ थी ये क्या था? जमींदारों द्वारा वसूली जाने वाला भू राजस्व का 25%, ये प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एक बार, तो याद रखना है कि वो 25 था, 50 था, 75 था, 100 था, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जो चौथ थी उसमें कितना था? 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। जो 25% भू राजस्व होता था उसे चौथ कहा जाता था। अब हम देखते हैं सरदेश मुखी। दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा उसे कहा जाता था सरदेश मुखी। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। बाजीराव प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? बाजीराव बल्लाल के नाम से। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? पेशवा बालाजी। वह एक मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने किसी के भी अधीनता नहीं स्वीकार की थी। मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगाली, इन सभी के अगेंस्ट इन्होंने युद्ध किया था और लास्ट में विजय प्राप्त करके ये मेवाड़ के शासक बन गए थे। आई होप कि आपको ये सभी समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि चैप्टर के सभी लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लगता कि किसी लाइन को हम छोड़ दें, तो हमें ये पूरा पढ़ना ही होता है। हम ये पढ़ते हैं जाटों के नेता कौन थे, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाटों के नेता थे चूड़ामन। कौन थे? चूड़ामन थे। उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आप देखते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था नादिर शाह, जिसने कि दिल्ली को लूटा था, तो नादिर शाह के पुत्र का नाम था जवाहिर शाह। जवाहिर शाह, बस यहाँ पर यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे हम आगे चलते हैं। दीग का राजमहल, ये देखिए आप, ये दीग का राजमहल देख रही हैं, ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन, यहाँ देखिए यहाँ सभा भवन बनाया गया है। सभा भवन के बंगला गुंबद पर गौर करें, मतलब किस तरह से इसे बनाया गया है, ये तो वो है। अब हम आगे चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहना चाहूंगी, जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रांसीसी क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी। देखिए, विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। राज्य सरकारों को सरकार के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पश्चिमी दुनिया के 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी रही थी। फिर क्या हुआ था कि 1776 और 81 में फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। हमें इसमें जो सीटेट के पर्पज से खास इंपोर्टेंट बस इसकी डेट ही है कि कब जो है ये स्टार्ट हुई थी, 1776 से 1781 तक। ये हमें डेट याद रखनी है बस,
यहाँ और कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। और देखते हैं, नागरिकता राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों से भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। इसका मतलब है कि जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में लोगों को जानकारी हुई कि नागरिकता होनी चाहिए, राष्ट्रीय राज्य स्थापित होने चाहिए और लोकतांत्रिक अधिकार भी होने चाहिए। तब लोगों ने अपने लोकतंत्र के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने क्रांति करना आरंभ किया था। फ्रेंड्स, जो लोग आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलर मिलता रहे। तो आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।